अप्रैल 2025 के कुछ महीने पहले की ये बात है। दरअसल एक बुजुर्ग महिला होती है जिसकी उम्र लगभग 65 साल के आसपास होती है। वह बुजुर्ग महिला कर्नाटक प्रदेश की राजधानी बेंगलुरु में एक एमएचएस लेआउट के पास एक पुलिस स्टेशन होता है, वहां पर जाती हैं और जाकर खड़ी हो जाती हैं। और जैसे ही पुलिस वाले ने उनसे पूछताछ करते हैं, मैडम क्या बात है, हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं, तो क्या हेल्प कर सकते हैं। दरअसल जो थाना है एक पोस्ट इलाके में होता है और देखते ही साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह किसी बड़े घर की महिला होती है। जैसे पुलिस अफसर उसके सामने जाते हैं, जाकर कहती है कि साहब जो मेरा पति है उसके हाथ में हर वक्त मेरे घर में बंदूक होती है, वह कब मुझे मेरी बेटी को मार दे और कुछ कह नहीं सकते। आप मेरी मदद कर दीजिए, आप मेरे पति को गिरफ्तार कर लीजिए। जैसे उस बुजुर्ग महिला ने पुलिस अफसर से यह बात कही और यह बात एक सिपाही सुनता है और सिपाही उस पुलिस अफसर के पास जाता है और जाकर धीरे से उनके कान पर कहता है कि साहब आपको पता नहीं, ये कर्नाटक के पूर्व डीजीपी की पत्नी है, जरा सोच समझकर बातचीत करना। जैसे ही पुलिस अफसर ने यह बात सुनी तो उनके बाद वह बड़ी तसल्ली से बड़े आराम से उस महिला को कहते हैं कि मैडम आप चेयर पर बैठ जाइए, और उसको जो पानी पिलाने के लिए बात कही जाती है। और लेकिन जैसे ही उस महिला ने सुना लिया, समझ लिया कि यह पुलिस वाला कुछ कान में यह कहकर चला गया है, इसीलिए वो थोड़ा नाराज हो जाती हैं और कहती हैं FIR लिखोगे या नहीं लिखोगे, मेरे पति को पकड़ोगे या नहीं पकड़ोगे। पुलिस वाला समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैडम समझने में कुछ आ ही नहीं रहा था। आखिरकार मैडम थाने में सामने जाकर बैठ जाती हैं और कहती हैं कि जब तक उसके पति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो जाएगी, जब तक यहाँ से मैं नहीं उठूंगी। पुलिस डिपार्टमेंट में हड़कंप मच जाता है, चारों तरफ हड़कंप मच जाता है। कुछ वक्त आगे बढ़ जाता है। हालांकि उस वक्त महिला को समझा बुझाकर किसी तरीके से बंद कर दिया जाता, शांत कर दिया जाता। लेकिन कुछ महीने बीत जाने के बाद अप्रैल की यह बात है, आखिरकार एक कत्ल हो जाता है। और जैसे ही कत्ल होता है इस महिला की और उसके पति की आज पूरे भारतवर्ष में चर्चा हो रही है। आज की इस कहानी के माध्यम से यह जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये कत्ल क्यों हुआ और इस कत्ल के पीछे मेन कारण। आप नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के अंदर। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने भी दोस्त वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट में अपना नाम और अपनी सिटी का नाम जरूर लिखें, ताकि अगली वीडियो में मैं आप सभी का नाम ले सकूं वीडियो के अंदर। मैं छोटू भैया, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है कर्नाटक प्रदेश की राजधानी बेंगलुरु में। पुलिस कंट्रोल रूम यानी कि PCR को एक फ़ोन जाता है, पहुंचता है 112 नंबर पर यह फ़ोन पहुंचता है। 20 अप्रैल 2025 शाम लगभग 4:04 बजे का वाक़या आसपास रहा होगा। HBRS में स्थित लेआउट, यहाँ एक 3 मंजिला एक बिल्डिंग होती है। उस 3 मंजिला बिल्डिंग में एक ग्राउंड फ्लोर होता है। एक लाश पड़ी हुई होती है, आकर देख लीजिए। और सूचना में यह बताया जाता है कि एक राक्षस को हमने मार दिया। जैसे ही इस पुलिस कंट्रोल रूम को यह सूचना पहुंचती है, पुलिस कंट्रोल रूम वहां ये सूचना से गंभीर रूप से लेता है। गंभीर रूप लेने के बाद वह नज़दीकी पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और वहां के अधिकारियों को यह संदेश दिया जाता है कि यह एक मकान है, फला नंबर मकान है, यहाँ पर आपको जाना चाहिए, क्योंकि पूरी इन्फॉर्मेशन उसे 112 नंबर पर दी जाती है। पुलिस के कुछ लोग के वहां पर पहुंचते हैं। अधिकारी वहां पर जाने के बाद दरवाज़ा खुलवाया जाता है और दरवाज़ा खुलने के बाद वो देखते हैं पूरा मंजर। एक वाक़े में लाश पड़ी होती है जो कि चादर से लिपटी पड़ी होती है और एक चाकू पड़ा होता है और पास में एक बोतल पड़ा हुई थी। ऐसा लग रहा था कि उसे देखकर जैसे क्या इस चाकूदार इस बोतल का उस हत्या के मामले में इसका प्रयोग किया गया हो, जैसे क्या इन दोनों का इस्तेमाल उसके लिए हत्या में किया गया हो। और व्यक्ति जो लगभग 68 साल के आसपास की एक बुजुर्ग महिला होती है। अब इसके बारे में यह पता चलता है कि जानकारी जुटाई जाती है कि दरअसल बिहार प्रदेश का जिला चंपारण लगता है, चंपारण जिले का एक स्थान लगता है पिपरासी थाना का एक क्षेत्र लगता है, गांव लगता है, जिसका नाम होता है परसोनी। दरअसल परसोनी का रहने वाला व्यक्ति जिसका नाम ओम प्रकाश होता है।
ओम प्रकाश जी जो प्रारंभिक शिक्षा जो उनकी होती है गांव में हासिल की और उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए वो उत्तर प्रदेश के BHU बनारस विश्वविद्यालय में पहुंच जाते हैं और वहां से उच्च शिक्षा प्राप्त करके और उसके बाद वह तैयारी UPSC की तैयारी करने लगते हैं। साल 1981 की बात है। UPSC का एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं और UPSC का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद वह IPS के ऑफिसर बन चुके जाते हैं और उनका कैडर मिलता है जो कर्नाटक कैडर में जब मिलता है तो ट्रेनिंग के बाद वह उनको बल्लारी ज़िले में एक SP के रूप में तैनात किया जाता है और वह अपनी नौकरी आराम से कर रहे होते हैं, शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ने लगता है और उनकी शादी वादी हो जाती है और एक बेटा पैदा होता है और एक बेटी पैदा होती है और वो एकदम बिल्कुल खुश थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। और 1 मार्च 2015 को कर्नाटक प्रदेश का उन्हें सबसे बड़ा पद यानी कि DGP का बना दिया जाता है और यह DGP रहते हुए 31 मार्च 2017 को अपने पद से रिटायर हो जाते हैं। अब रिटायर होने के बाद यह तो इनके बारे में जो जानकारी थी जो लाश पड़ी हुई थी इसके बारे में पता चलता है कि यह कर्नाटक प्रदेश के पूर्व में DGP रहे हैं और सबसे बड़े अधिकारी के रूप में इनकी पोस्टिंग रही है, तैनाती रही है। जाहिर सी बात है कि इनकी लाश मिलना पूरे प्रदेश भर में, फिर उसके बाद सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से पूरे DGP की हत्या कर दी गई है और इसके बाद बारे में जानकारी जुटाने की पुलिस कोशिश करने लगती है। जो प्रारंभिक जांच में पता चलता है कि 20 अप्रैल 2025 को दोपहर करीब 1:30 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा और वह अपने घर पर बैठे हुए थे और खाना खाने की तैयारी चल रही थी। खाना खाने के लिए बैठे हुए थे। इन खाना खाने के लिए 2 तरह की मछलियाँ परोसी जाती है और यह आराम से इत्मीनान से खाना खा रहे होते हैं। पत्नी जो होती है इनके सामने बैठी हुई थी। अचानक से पत्नी को होता क्या है कि वह इनकी आंखों में मिर्चा का पाउडर जो होता है उस पाउडर को इनकी आंखों में झोंक देती है। जैसे ही आंखों में मिर्चा पाउडर जाता है तो DGP जो होते हैं ओम प्रकाश परेशान हो जाते हैं, झटपटाने लगते हैं और जल्दी से वहां से उठते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। और इधर उधर भागने के बाद इसी बीच में जो मीडिया रिपोर्ट बताती है और प्रथम जांच जो सामने आती है उसमें पता चलता है कि जो उनकी पत्नी होती है नाम उनका पल्लवी होता है और उनके हाथ में चाकू होता है और बोतल का भी इस्तेमाल किया गया था और एक के बाद एक उन्होंने गर्दन, पेट और सीने पर लगातार ताबड़तोड़ एक के बाद एक वार कर रही थी। लगभग उसने 12 वार किए थे और 12 वार में जो ज़मीन पर गिर जाते हैं और ज़मीन पर गिरने के बाद वो उनका इल्तिमाम से तलाशी से देख रही होती है वह जिंदा है कि नहीं है, मर चुके हैं, सांस चल रही है कि नहीं चल रही, थम चुकी है। जब इसके बाद उसके प्राण नहीं निकल गए, उनकी सांसें थम नहीं गई थी, जब तक वह पत्नी आराम से इंतमाम से बैठकर देख रही थी। बताया जाता है कि उस वक्त उसकी पत्नी बेटी कार्तिक जिसका नाम होता है वो भी मौके पर मौजूद होती है। आखिरकार जब माँ और बेटी को यह पूरी तरह से इंतमाम हो जाता है कि यह बिल्कुल मर चुके हैं और उनकी सांस में सांसें थम चुकी हैं, तब यहाँ से वह अपने कमरे में जाकर बंद हो जाती हैं, पैक हो जाती हैं और कमरे के अंदर से बंद कर लेती हैं और यहाँ से वह आराम से देख रही होती हैं। देखने के बाद जब काफ़ी वक्त बीत जाता है, 1 आधा घंटा का समय बीत जाता है, लगभग 4:30 बजे के आसपास यह दावा किया जा रहा है कि बताया जा रहा है कि इसी घर से एक फ़ोन पहुँचता है। फ़ोन पहुंचने के बाद 112 नंबर पर सूचना दी जाती है और यह बताया जाता है कि एक राक्षस का अंत कर दिया है। अब यह बात जब इसका बेटा को पता चलती है, पुलिस अफसर का जो पूर्व DGP रहे हैं ओम प्रकाश, उनके बेटे जिनका नाम कार्तिक प्रकाश होता है, उम्र जिनकी 40 साल के आसपास होती है, जो डोमल में स्थित एक कर्नाटक गोल्फा में एसोसिएशन पर काम करते हैं, उनका बेटा इनका कार्तिक प्रकाश वहां पर होता है और जो इनके पड़ोसी होते हैं जिनका नाम जय श्रीधरन, उनका फ़ोन पहुंच जाता है और बताते हैं कि बेटा आपके जो पापा हैं उनकी लाश आपके घर के सीढ़ियों के पास एकदम के पास में पड़ी हुई है। जैसे ही बेटा ने यह खबर सुनी तो बेटा दौड़ते हुए अपने घर आता है और जाकर देखता है वाकई में उनके पिता की लाश पड़ी हुई थी। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और पुलिस अपनी कार्रवाई में जुट जाती है। पुलिस वाले इससे पूछते हैं जो बेटा होता है कार्तिक प्रकाश से, क्या आप कुछ बता सकते हैं, कोई जानकारी आप, कोई क्लू आप दे सकते हैं, आखिरकार किसकी ये करतूत है, इस घटनाक्रम को अंजाम किसने दिया होगा। तब बेटा कहता है कि जो उनके घर में उनकी माँ है एक तरह से कलेश करने लगती हैं और कलेश ज़्यादा रहता है
और माँ अक्सर पापा पर शक करती हैं और बहन भी कुछ न कुछ इस बात को लेकर परेशान करती रहती थी। पिछले एक सप्ताह से जो स्थिति कुछ ज़्यादा ही भयानक हो रही थी, यही कारण था कि पिताजी अपनी बहन जिनका नाम सरिता होता है उनके घर पहुंच जाते हैं, वहां पर रहने लगते हैं। उन्होंने लग रहा था कि उनके घर में असुरक्षा की भावना एकदम पैदा हो रही होती है। पता नहीं कब उन पर माँ और बेटी मिलकर हमला कर देते हैं, इसीलिए वह घर चले जाते हैं अपनी बहन के पास, यानी जो लड़का है कार्तिक प्रकाश उनकी बुआ के घर चले जाते हैं। लेकिन जो बेटी होती है जिसका नाम कृति होता है, कृति जाती है और बुआ के पास अपने पिताजी को जिद करके अपने साथ ले आती है। वह जब यह घटनाक्रम होता है 20 अप्रैल 2025 के यह 2 दिन पहले की बात, बेटी अपने पिता को घर पर लेके आती है और उसके बाद इस घटनाक्रम को अंजाम दे दिया जाता है। इस मामले की जांच पड़ताल कर रही होती है और वीआईपी सिक्योरिटी में एक इंस्पेक्टर होते हैं श्रीनिवास। यह बताते हैं कि कुछ ही घंटे पहले पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश जी से मेरी बात हुई थी और उन्होंने कहा था कि मैं साहब मैं घर आना चाहता हूं। तो तभी ओम प्रकाश जी कहते हैं कि अभी घर मत आना, घर पर मैडम है और कोई बातचीत नहीं हो पाएगी। तो इससे ही वह बात बताते हैं और श्रीनिवास कहते हैं कि घर में स्थिति कुछ ऐसी थी कि मैं एक तरह से अजीब सा तांडव जैसा माहौल बना रहता है, अजीब सा माहौल रहता है, परेशानी जैसी चीज़ें उत्पन्न होती रहती हैं। डीजीपी साहब अपनी पत्नी की आदतों को लेकर, उनकी हरकतों के लेकर थोड़ा परेशान थे। परेशान इसीलिए भी बताए जाते हैं क्योंकि उनकी पत्नी जो होती है उनको सिजोफ्रेनिया की एक बीमारी होती है, उस बीमारी में ग्रसित थी और उनका इलाज काफ़ी समय से चल रहा होता है। यदि हम इस बीमारी के बारे में बात करें तो यह बीमारी 3 तरह के लक्षण होते हैं, इसमें उत्पन्न होते हैं। मति भ्रम हो रहा, जैसे इन चीज़ों के बारे में देखना या सुनना वह वास्तविक से बिल्कुल परे होती हैं। अजीब तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं, अजीब तरह की चीज़ों को देखना, महसूस करना, और उन्हें लगता है कि इनके पति जो बंदूक लेकर घर में इधर उधर घूम रहे होते हैं, पता नहीं कब उन्हें मौका मिले, कब उनकी वह हत्या कर दें। और साथ ही भ्रम की स्थिति पैदा होने की वास्तविकता से अलग अलग धाराएं उत्पन्न होती रहती हैं और पैदा कर लेना, जैसे कि कोई व्यक्ति उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा होता है। और यही कारण है कि उन्हें लगता है कि जो उनके पति हैं, जो पूर्व डीजीपी हैं जिनका नाम ओम प्रकाश है, वह उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और उनके ही अंडर में काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं और जो घर पर मौजूद रहते हैं वह भी उन्हें किसी वक्त नुकसान पहुंचाना सकते हैं। और साथ ही व्यवस्थित भाषण उत्पन्न होता है कि विचारों का प्रभाव असंगत अतर्क होता है, जिसमें से कुछ बोलना या बात करना मुश्किल हो जाता है। ये आपने ही कुछ ऐसी बातें बड़बड़ाना, ऐसी बातें उत्पन्न करना, कुछ काल्पनिक कहानियां अपने मन में गड़गड़ा लेना, इस तरह की बीमारियां होती हैं और जिस बीमारी को सिजोफ्रेनिया के नाम से जाना जाता है और पहचाना जाता है। इस बीमारी को जो पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश होते हैं उनकी पत्नी का कई सालों से इलाज करा रहे होते हैं और इस इलाज में लाखों रुपए खर्च भी हो चुके थे। और हालांकि हत्याकांड से पहले कुछ समय पहले ही बात है, उन्होंने सोशल मीडिया के अलग अलग मंच पर एक मैसेज प्रकाशित किया था और इन्होंने कहा था कि उस महिला जो पूर्व डीजीपी है उसकी बातचीत होती है और साथ ही उनको खतरा पहुंचा सकते हैं, कभी नुकसान पहुंचा सकते हैं और मार सकते हैं। हालांकि बेटे की ताहिर और जो आधार पर बीएनएसएस की धाराएं 103, 1031, 132, 135 इसके तहत एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। इस मामले की जांच पड़ताल कर रही होती है। अभी पुलिस किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची है, लेकिन मां और बेटी को इस हत्याकांड के लिए फिलहाल गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनसे पूछताछ की जाती है और पुलिस कोशिश करती है कि इस पूरे घटनाक्रम को जल्द से जल्द खुलासा करेगी। लेकिन जिस तरह से पूर्व डीजीपी की हत्या की गई वाकई में अपने आप में एक कई तरह के सवाल खड़े कर देती है और लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है। यह ऐसा वक्त में ऐसी बीच में हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है जिस वक्त में मेरठ जैसे शहर में हत्याकांड होती है और हरियाणा में हत्याकांड होती है, औरैया में हत्याकांड होती है
और हत्या करने वाला कोई और नहीं, पत्नियां ही होती हैं। अपने पति की हत्या कर दी जाती है और यह मामला होता है कि इस डीजीपी की जो पूर्व डीजीपी हैं उनकी पत्नी की हत्या, पत्नी के द्वारा ही हत्या की जाती है। जाहिर सी बात होती है, इस चर्चा पर होना लाजमी है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाना, किसी का परेशान करना नहीं, किसी को ठोस पहुंचाना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना। तो दोस्तों, ये रही आज की सच्ची घटना। दोस्तों, वीडियो कैसे लगी वीडियो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं, तब तक वीडियो में जय हिंद।